आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो वकालत के साथ साथ सिविल जज की भी तैयारी कर रही होती है और बहुत होनहार। उम्र करीब 29 साल। नाम था अर्चना। ये लड़की 7 अगस्त को इंदौर से कटनी के लिए ट्रेन में बैठती है और वहां से गायब हो जाती है। पुलिस में हड़कंप मच जाता है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर तैरने लगती है। करीब 70 पुलिस वालों की टीम बनाई जाती है और करीब 12 दिन तक दिन रात पुलिस की टीम काम करती है। 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं और जीआरपी पुलिस, रेलवे पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस जो मिलकर काम करती है। और लास्ट में जब इस कहा सच्ची घटना का क्लाइमैक्स सामने आता है तो सभी हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक के घर वाले भी, पुलिस भी। और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जिसके लिए उन्होंने इतनी परेशानी झेली, 70 पुलिस वाले 12 दिन दुनिया भर के सीसीटीवी, दुनिया भर के शहर छान डाले और उसका अंत ऐसा भी होगा। तो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की कहानी है अर्चना की। इंदौर में ये लड़की काफ़ी होनहार है, वकालत की पढ़ाई कर रही है और उसके साथ साथ सिविल जज की तैयारी भी। राखी से 2 दिन पहले 7 अगस्त को ये ट्रेन में बैठती है इंदौर से कटनी के लिए। और कटनी ये ट्रेन सुबह 9 बजे पहुंचनी थी। वहां पर परिवार वाले सुबह 9 बजे स्टेशन पर उसको रिसीव करने के लिए आते हैं और जैसे ही ट्रेन आती है और वो इंतज़ार करते हैं कि कब अर्चना ट्रेन से उतरेगी। लेकिन वहाँ पर करीब 5 मिनट का ट्रेन का स्टॉप होता है और पूरे 5 मिनट गुजर जाते हैं। बहुत सारी सवारी वहाँ से उतर कर चली जाती हैं लेकिन अर्चना नहीं उतरती। और इससे पहले कि वो उसके कोच में जाते, क्योंकि उसका रिजर्वेशन पक्का था, उससे पहले ही वो ट्रेन चल पड़ती है। अब यहाँ पर घर वाले परेशान हो जाते हैं कि उनकी बेटी जो इंदौर से चली है और यहाँ पर क्यों नहीं आई। उनके दिमाग में ख्याल आता है कहीं ऐसा ना हो वो अपने कोच में गहरी नींद में सोती हुई ही रह गई हो सकता है वो पूरी रात जागी हो, पढ़ाई करी हो। तो वो जो आगे स्टेशन होते हैं वहाँ पर अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके उनको सूचित करते हैं और उसका पूरा टिकट जिसके अंदर कोच नंबर, सीट नंबर सब लिखा हुआ होता है, उस रिश्तेदार को दिया जाता है और बताया जाता है कि हो सकता है अर्चना कोच के अंदर सो रही हो, आप फ़ौरन ट्रेन में जाकर इस चीज़ की जानकारी लें। रिश्तेदार फ़ौरन आनंद फानन में उस ट्रेन के पहुंचने से पहले ही उस ट्रेन के स्टेशन पर पहुंच जाता है। और जैसे ही ट्रेन आता है वहाँ स्टेशन पर पहुंचती है, क्योंकि उसके पास पहले ही उसका टिकट पहुंच चुका था, और वो फ़ौरन उस कोच में जाता है और उस सीट पर जाकर देखता है तो वहाँ पर अर्चना थी ही नहीं और उसका सामान, उसका बैग वगैरह वहीं पर था। वो जो पड़ोस में सवारी बैठी थी उनसे जानकारी लेता है कि हाँ, और उसकी तस्वीर दिखाता है अर्चना की कि ये लड़की यहाँ पर थी। तो वो सारी सवारी बताती हैं कि हाँ, ये भोपाल तक थी और वहाँ पे एक नर्मदा नदी पड़ती है, वहाँ से फिर ये हमें दिखाई नहीं और सामान उसका ऐसा का ऐसा ही वहाँ पर रखा है। अब वो जो रिश्तेदार होता है वो सारा सामान वहाँ से उतार लेता है और उसके बाद घर वालों को ये सारी जानकारी दी जाती है। जानकारी होने के बाद जो रेलवे पुलिस है, जीआरपी, वहाँ पर इसकी एफआईआर होती है और एक तरीके से एक लड़की का गायब होना, पूरी एक खलबली मच जाती है पुलिस के अंदर और वो उसको उसकी तलाश पूरी शुरू कर देते हैं। अब रेलवे की जो पुलिस है, जीआरपी, और मध्य प्रदेश की पुलिस दोनों मिलकर इसको सर्चिंग अभियान शुरू करती हैं। और सबसे पहले सर्चिंग अभियान में यही होता है कि इंदौर से अर्चना ट्रेन के अंदर चढ़ी है नहीं चढ़ी है। तो सीसीटीवी में साफ देखा जाता है कि अर्चना इंदौर से रेल के अंदर उसने एंट्री करी है। उसके बाद जितने भी वहाँ से रेलवे स्टेशन पड़ते हैं, हर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को ये चेक करा जाता है, ये सोचकर कि हो सकता है वो किसी दूसरे स्टेशन पर कटनी से पहले ही उतर गई हो। और कई सारे ऐसे ख्याल अलग अलग तरह के सबके दिमाग में आते हैं। सबसे पहला ये था कि हो सकता है लड़की के साथ किसी ने कोई ज़बरदस्ती ना करी हो सकता है कोई लूटपाट ना हुई और किसी ने उसको बाहर फेंक दिया हो ट्रेन से। या ये भी हो सकता है कि हो सकता है वो अपने घर वालों से किसी बात पर परेशान हो और कहीं वो ट्रेन से नर्मदा नदी में ही ना कूद गई हो। और बहुत सारी ऐसी जो चोरी चकारी, और उसके बाद फिर उसके अफेयर के बारे में पता करा जाता है। जो कोई प्यार मोहब्बत का तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि वो बीच ट्रेन से ही कहीं से उतर कर चली गई हो। खैर, सारी चीज़ों पर ये पुलिस काम करती है और उसके बाद फिर गोताखोरों को बुलाकर जो नर्मदा नदी पड़ी थी
उसके अंदर बहुत सारे गोताखोर उतारे जाते हैं और देखा जाता है कि कहीं वो किसी बात पर नाराज़ होकर उसने सुसाइड ना कर लिया हो, तो वहाँ पर भी कोई ऐसी लाश बरामद नहीं होती। सारे गोताखोर खाली हाथ उसके अंदर से आते हैं। और जितने भी रेलवे स्टेशन कटनी से इंदौर से कटनी की तरफ थे, किसी भी रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे के अंदर अर्चना जाती हुई नहीं दिखती। यहाँ पर पुलिस थोड़ी हैरान होती है, क्योंकि जो लड़की इंदौर से ट्रेन में चढ़ी है, तो फिर वो उतरी कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर पुलिस फिर इसका जो कार्रवाई आगे बढ़ाती है और उसके घर वालों से उसका मोबाइल नंबर लेती है। मोबाइल की सीडीआर निकाली जाती है, तो करीब 3 बजे उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद कोई भी चीज़ ऐसी पुलिस के हाथ में नहीं आती जिससे ये चीज़ आगे बढ़ाई जाए। सोशल मीडिया पर जो फ़ोटो हैं वो वायरल हो जाती हैं और पूरे देश के अंदर एक ये चीज़ दोबारा से शुरू हो जाती है कि एक लड़की और गायब हो गई है और पता नहीं उसके साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई है। अब पुलिस के ऊपर दबाव बनता जाता है, इधर परिवार का दबाव बनता है, उधर मध्य प्रदेश और जो रेलवे पुलिस थी काफ़ी परेशान और 24-24 घंटे काम करती है कि कहीं से कहीं कोई ना कोई इसका सुराग मिले। इसी बीच जो इसका अर्चना का मोबाइल फ़ोन था, जो उसके परिवार वालों की मदद से पुलिस को मिला था, उसकी सीडीआर और उसकी पूरी कॉल हिस्ट्री निकाली जाती है और बहुत बारीक तरीके से बहुत ज़ीरो इन करी जाती है कि इसके अंदर ही कुछ ऐसा मिले। तो उसमें 2 नंबर पुलिस को ऐसे मिलते हैं जिन पे उसकी बात ज़्यादा हुई थी, मतलब ज़्यादा लंबी तो नहीं, लेकिन फिर भी ठीक-ठाक जो कॉल डायरेक्शन था वो था। तो इसके अंदर एक था लड़का जिसका नाम था सुशांत और सारांश, और एक पुलिस ऑफिसर थे राम तोमर, इनसे बात हुई थी। पुलिस पहले राम तोमर पुलिस ऑफिसर को ही फ़ोन करती है, तो बताते हैं कि मैं कोर्ट में जाता रहता हूँ, बहुत सारे आईओ होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और वहीं पर मेरी मुलाकात इससे हुई है क्योंकि वो वकील थी। उसने मुझसे एक बस का टिकट बुक करने के लिए बोला था इंदौर से कटनी का, लेकिन फिर उसका कुछ इरादा कैंसिल हो गया और वो फिर ट्रेन से अपने घर चली गई। इससे ज़्यादा मुझे उसकी कोई जानकारी है नहीं। उसके बाद अब क्योंकि पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत तो था नहीं, फिर सारांश से पुलिस बातचीत करती है। अब सारांश को बुलाया जाता है। अब जितने भी पुलिस ने अभी तक जो भी इंक्वायरी करी थी, हर इंक्वायरी में पुलिस डेड एंड पर थी। ना ही उसको सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिल रहा था, ना ही उसको किसी भी रेलवे स्टेशन का कोई ऐसा सीडीआर या कोई ऐसी जानकारी कि किसी ने उसको निकलते हुए देखा हो, जाते में देखा हो। तो कुल मिलाकर एक सारांश ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसके ऊपर पुलिस आकर रुक जाती थी। अब पुलिस थोड़ा अंधेरे में तीर चलाती है और सारांश, क्योंकि कई बार उससे पूछताछ हो चुकी थी और वो यही बताता है कि मेरी दोस्ती, ऐसा प्यार मोहब्बत वाला कोई ऐसा मेरे साथ कोई उसका सीन है नहीं, बाकी बस एक यारी हमारी दोस्ती थी, इससे ज़्यादा मुझे उसका कुछ नहीं पता। अब यहाँ पर पुलिस सारांश को बुलाती है और कहती है कि तुम्हारी उससे कई बार बात हुई है और लास्ट में भी तुमसे ही उसकी बात हुई है, तो हमें तो लग रहा है तुमने ही उसको मारकर कहीं पर फेंक दिया है और अब तुम्हारे पर मर्डर का केस चलेगा और हम तुम्हें ही अपराधी साबित इसमें करेंगे, क्योंकि लास्ट बात तुमसे हुई है और कई बार बात हुई है और उसके बाद से अर्चना मिल नहीं रही है। या तो तुम बताओ वो कहाँ है, नहीं तो फिर तुम ये बताओ कि उसकी बॉडी कहाँ पर है। अब ये सुनते ही सारांश की हवा ख़राब हो जाती है, वो घबरा जाता है, उसको लगता है कि ये मैं कहाँ पर फँस गया। तो वो पुलिस को बताता है कि देखो ऐसा कुछ गलत हुआ नहीं है, अर्चना ठीक-ठाक है और वो इस वक़्त नेपाल में है। अब ये सुनकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं कि जिस लड़की को वो इतने दिन से 12 दिन से उसने दिन-रात एक कर रखा है और जो आला अधिकारियों का पूरा प्रेशर है, वो लड़की नेपाल में कैसे, कब, कहाँ और कैसे पहुँच गई। तो यहाँ पर जो सारांश पुलिस को कहानी सुनाता है, कहानी ये थी कि जो ये लड़की थी अर्चना, इसकी उम्र थी 29 साल और ये इंदौर के अंदर वकालत कर रही थी और सिविल जज की तैयारी कर रही थी। अब क्योंकि इसकी उम्र 29 साल के करीब हो चुकी थी, तो घर वालों को शादी की फ़िक्र होती है और वो इसका रिश्ता किसी पटवारी के साथ फिक्स कर देते हैं और उस रिश्ते के लिए अर्चना बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। लेकिन घर वालों का दबाव इस पर इतना होता है और वो घर वाले उसको ये बताते हैं कि देखो तुम जो पढ़ाई है, जो तुम्हारी सिविल जज की जो तैयारी है, तुम शादी के बाद भी कर सकती हो, क्योंकि ये भी पढ़ा लिखा लड़का है, पटवारी है और ये तुम्हारी पढ़ाई में रुकावट नहीं करेगा, हमने बात कर ली है।
लेकिन अर्चना इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो अपने घर वालों को मना भी नहीं कर सकती थी। और वो उसी उधेड़-बुन में लगी रहती है कि ऐसा क्या करा जाए जो ये शादी ना हो और मैं अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करती रहूँ। यहाँ पर जो उसका ये दोस्त था सारांश, ये उसको सारी अपनी सारी बातें बताती है। और एक लड़का था इसके साथ तेजेंद्र, जो एक कार ड्राइवर था और जब भी इसको कहीं लॉन्ग ड्राइव पर या कहीं दूर दूर किसी शहर में जाना होता था, तो हमेशा ये तेजेंद्र को ही लेती थी क्योंकि वो इसके भरोसे का था। अब एक ढाबे पर बैठकर तीनों की मीटिंग करते हैं और ये दोनों दोनों को अपनी सारी बातें बताती है कि मुझे शादी करनी नहीं है और मुझे हर हालत में जज बनना है। मेरी पढ़ाई भी ठीक-ठाक चल रही है, लेकिन मेरे घरवाले मेरी पढ़ाई को एक तरीके से रोकना चाहते हैं और जब शादी हो जाएगी, तो शादी के बाद फिर घरवालों का प्रेशर मेरे ऊपर बढ़ता चला जाएगा। सास के, नंद के ये सारी चीज़ें होंगी और उसके बाद फिर बच्चा वगैरह होगा, तो मेरी पढ़ाई कहीं न कहीं अ, टूट जाएगी और दम तोड़ देगी और मैं शादी करना नहीं चाहती। तो पहले वो सारांश से कहती है कि तुम मेरे दोस्त हो, चलो ऐसा करते हैं हम दोनों मिलकर कहीं भाग जाते हैं और जाकर किसी दूसरे शहर में रहेंगे और वहीं पर अपनी पढ़ाई करते रहेंगे और जब पेपर का टाइम आएगा, जब वापस आ जाएँगे, जब तक घरवाले भी का भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वो हमें माफ़ कर देंगे और शादी भी टल जाएगी। लेकिन सारांश इसके लिए तैयार नहीं होता और वो मना कर देता है और फिर अर्चना को भी कहीं न कहीं ये लगता है कि ऐसा ठीक करना ठीक है नहीं और ये कहीं न कहीं गलत हो जाएगा। तो फिर दूसरा प्लान वो बनाती है। वो कहती है कि देखो मैं कहीं गायब हो जाती हूँ और इसमें तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा और ये कोई ऐसा कोई क्राइम भी नहीं होगा। तो अब दोनों पूछते हैं कि इसके लिए क्या है? तो वो कहती है कि मैं कहीं गायब हो जाती हूँ और गायब होने के बाद कुछ महीने किसी दूसरे शहर में रहूँगी और वहाँ पर अपनी पढ़ाई करती रहूँगी और उसके बाद जब पेपर का टाइम आएगा, जब मैं वापस हो जाऊँगी। लेकिन इसके लिए मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए। अब दोनों जो तेजेंद्र और ये सारांश था, दोनों उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब क्योंकि ये वकील थी, इसका दिमाग फिर एक क्रिमिनल की तरह चलता है और ये कहती है कि देखो सबसे पहले मुझे किसी भी सीसीटीवी कैमरे में नहीं आना है। दूसरा, जो मोबाइल है मेरा दुश्मन है, मुझे मोबाइल को अपने साथ नहीं रखना है और तीसरा, मुझे किसी टोल से नहीं गुज़रना है क्योंकि टोल के अंदर से जब कोई भी कार गुज़रती है, तो उस कार के अंदर जो लोग बैठे हुए होते हैं, वो भी उस कैमरे के अंदर आ जाते हैं। तो कई सारी चीज़ें ध्यान करती है और उसके बाद एक परफेक्ट अपने गायब होने का प्लान बनाती है और दिन चुनती है राखी का। 7 तारीख को ये ट्रेन में बैठती है। अब 8 या 9 में राखी थी, तो अब ये पूरा रिजर्वेशन कराती है और इसको पता था जब तू ट्रेन में चढ़ेगी, तो सीसीटीवी फुटेज में आएगी और जितने भी स्टेशन थे, ये क्योंकि कई बार इंदौर से अपने कटनी आती-जाती रहती थी, तो एक स्टेशन था वहाँ पे इटासी के नाम से, छोटा स्टेशन था। अब जो ट्रेन बहुत लंबी होती है, तो जो बोगी हैं कई बार स्टेशन से पीछे तक रह जाती हैं और आपने देखा भी होगा बहुत से लोग ऐसे हैं कि स्टेशन से पहले ही जब ट्रेन रुक जाती है, उसी वक्त उससे उतरते हैं और जो खेत का या जंगल का रास्ता होता है वहीं से वो बाहर निकल जाते हैं, उनको स्टेशन जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ये इटासी में जैसे ट्रेन रुकती है, वहाँ पर जो तेजेंद्र था ये भी इसके साथ सफ़र कर रहा होता है और सारांश इटासी रेलवे स्टेशन के बाहर कार लेकर खड़ा है उसका इंतज़ार करने के लिए। इसीलिए उसने उसको लास्ट को कॉल किया था कि तुम कहाँ पहुँचे। अब क्योंकि ट्रेन चल रही है, तेजेंद्र उसके साथ तो था, लेकिन उसके करीब नहीं जाता, वो उससे दूर ही रहता है, बस उसको देखता रहता है। जब रात के 3 बजे बजते हैं, तो वो बाथरूम के बहाने वहाँ से उठती है और तेजेंद्र को अपना मोबाइल देती है और उससे कहती है कि तुम इसको कहीं भी फेंक दो और तेजेंद्र उसको उसके मोबाइल को बाहर फेंक देता है। अब जैसे ही ये इटारसी रेलवे स्टेशन आता है, ये वहाँ से उतरती है। अब क्योंकि रात का टाइम था और ये स्टेशन से पहले ही, क्योंकि ट्रेन काफ़ी लंबी होती है, तो स्टेशन से पहले ही ये थोड़ा खेत के रास्ते से सारांश के पास पहुँचती है, उसके पीछे से तेजेंद्र आता है। अब ये कैब के माध्यम से ये सुजालपुर और बुरहानपुर में जाते हैं। वहाँ पर एक करीब में कमरा लेते हैं। इनका प्लान यही था कि उस कमरे में रहेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे और जब पेपर का टाइम आएगा, तो उसके बाद ये वापस आ जाएँगे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही इनके परिवार वाले, जो रेलवे पुलिस में जीआरपी
में इसके FIR करते हैं और मध्य प्रदेश पुलिस इसका अभियान चलाती है। करीब 70 पुलिस वालों की टीम 12 दिन तक सर्चिंग। उसके बाद जो सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें वायरल होती है अर्चना की, और करीब करीब पूरे देश को ही पता चल जाता है कि एक लड़की गायब है। अब वही तस्वीर घूमती घूमती अर्चना के पास पहुंचती है। टीवी पर बार बार उसका फोटो दिखाया जाता है और मोबाइल पर वो देखती है और वो ये देखकर घबरा जाती है कि ये तो वो चेहरा उसका कोई भी पहचान लेगा, और अब मध्य प्रदेश में रहना फायदेमंद नहीं है और यहाँ से कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा। तो वो सारांश को फिर फ़ोन करती है और उससे कहती है कि यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो पहले गई थी सुजालपुर, उसके बाद बुरहानपुर। वहाँ जब इसको खतरा लगता है, डर जाती है, फिर जाती है हैदराबाद। हैदराबाद कुछ दिन रुकती है, फिर जाती है जोधपुर। जोधपुर से फिर आती है दिल्ली, और फिर सारांश को फ़ोन करती है कि ऐसे कब तक भागते रहेंगे। और तस्वीरें बहुत टीवी पर दिखाई जा रही हैं और सोशल मीडिया पे आ रही हैं, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे सारांश उसको एक आइडिया देता है कि मेरा एक दोस्त नेपाल में है और तुम दिल्ली से सीधे नेपाल जाओ, यूपी बॉर्डर पे, वहाँ से तुम्हें मेरा दोस्त ले लेगा और तुम्हें कोई काठमांडू में कोई कमरा वो दिला देगा। अब ये दिल्ली से सीधी जाती है यूपी बॉर्डर, वहाँ से उसका दोस्त मिलता है देवकोटा। वो उसको रिसीव करता है और उसको काठमांडू के अंदर एक रूम दिलाता है और वहाँ पर अपना ये पढ़ाई शुरू कर देती है। और उसको लगता है कि अब शांति के साथ यहाँ पर सब कुछ गुजरता रहेगा और घर वाले भी परेशान हो जाएंगे, और उसके बाद मैं वापस चली जाऊंगी और अपने पेपर दूंगी और सिविल जज बनूंगी। लेकिन यहाँ पर जो सारांश था, उसको जो लास्ट कॉल की गई थी, काफ़ी सारी जो फ़ोन कॉल उसको थी, उसने की थी, उस पर पुलिस को डाउट होता है और वो सारांश पर जीरो इन करती है और उसको डराती है, धमकाती है, और जिससे सारांश अपना मुंह खोल देता है। तो एक ऐसी लड़की जो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, सिविल जज की तैयारी कर रही है, और वो इतना ऐसा प्लान बनाती है क्योंकि खुद वकील है, रोज़ क्रिमिनल से, रोज़ जो अपराधी से उनका वास्ता पड़ता ही है। तो वो कैसे ये सोचती है कि मुझे किसी भी कैमरे में नहीं आना, और वाकई में वो किसी भी कैमरे में नहीं आती। वाकई में किसी टोल पर वो नहीं दिखती है, और ना ही वो जो उसका मोबाइल है उसको वो रात के 3 बजे ही ट्रेन से बाहर फेंक देती है। अब कितने सारे गोताखोर जो परेशान हुए, जो नदी में उसकी बॉडी ढूंढ रहे थे। खैर, अब पुलिस सारांश को लेकर फौरन नेपाल जाती है और वहाँ पर जाकर अर्चना को अरेस्ट करा जाता है 20 अगस्त को, यानी कि कल। कल उसको, अर्चना को यहाँ पर लाया जाता है, उसके परिवार को उसको सौंपा जाता है। अब क्योंकि सारी चीज़ें हुई थी लेकिन कोई क्राइम नहीं हुआ, लेकिन जो खुद को गायब करना भी एक तरीके से क्राइम है। लेकिन यहाँ पर पुलिस को मेरे ख्याल से यही लगा होगा कि एक स्टूडेंट है, शायद अगर इसको इस पर कोई केस लगा दिया तो शायद इसका भविष्य जो है अंधकार में आ जाएगा और ये जज की परीक्षा शायद नहीं दे पाएगी। तो पुलिस ने इस पर कोई ऐसा केस अभी नहीं लगाया है। सारांश पर केस लगाने की पूरी तैयारी चल रही है कि उसने उसका साथ दिया और उसी ने उसको गायब कराया, और जो रूम था और वो सब पूरी तरह से वो संपर्क में था उसके, और वो चाहता तो पुलिस को ये बता सकता था वो कहाँ पे है। अब उस पर क्या धारा लगाती है पुलिस, और ये आगे देखा जाएगा। बाकी ये थी आज की कहानी कि एक ऐसी होनहार लड़की ने किस तरीके से 70 पुलिस वालों को 12 दिन तक कई शहरों में, और जो पुलिस की मशीनरी खर्च हुई है, जो खर्चा हुआ है एक तरीके से, और जो पुलिस पे दबाव रहा, खुद का उसका परिवार भी परेशान। किसी को लग रहा था कहीं उसकी हत्या न कर दी हो, कोई सोच रहा था कहीं उसने खुदकुशी न कर ली हो ट्रेन से कूद के, कोई सोच रहा था कि उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। लेकिन वो आराम से एक शहर से दूसरे शहर घूम रही है और सब चीज़ देख रही है, लेकिन किसी को कुछ बता नहीं रही। तो ये थी आज की कहानी, सच्ची घटना। कल ही उसको यहाँ पर लाया गया है, और इसमें आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।